हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका। तो नाइन्थ केस सिनेरियो देखने लगे अब इनकम टैक्स में। देखते हैं जी क्या कहता है। मिस्टर गणेशा सैलरीड पर्सन है जी बंदा। तीन हाउसेस, वन इन थाने महाराष्ट्र, सेकंड इन जयपुर राजस्थान, थर्ड इन रतलम मध्य प्रदेश। डिटेल ऑफ फ्लैट या हाउसेज आर एज अंडर। थाने में जो फ्लैट है वो 3 BHK है, 2003 में खरीदा गया 90 लाख का। उसके बाद कुछ इंटीरियर वर्क कराया गया 2006 में 15 लाख का। ये यदि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बनी जाएगी। इसके लिए लोन लिया गया था 65 लाख फॉर द परचेज ऑफ फ्लैट इन 2001। लोन फुली सेटल हो गया 2019 में। तो इसका मतलब करंट ईयर इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। और जहां आप देख ही रहे हैं कि कब परचेज कंप्लीट हुई है, तो PCI वगैरह भी सब खत्म हो गया होगा। जयपुर में खरीदा गया है जी घर जुलाई 2019 में। इंटीरियर वर्क भी हुआ उसका भी। इसके लिए लोन इतना लिया गया है। एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट 12,500,000 तो 43,500 टूवर्ड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे हुआ। ये करंट ईयर का प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है। रतलम में जो हाउस खरीदा गया दिसंबर में खरीदा गया 70 लाख का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस वक्त इतनी थी। फॉर एक्वायरिंग दिस हाउस ये लोन लिया गया है। लोन किस दिन सैंक्शन हुआ वो भी बताया हुआ है। EMI कितनी जाती है, करंट ईयर में आपने कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट पे किया, ये भी बता दिया गया। अब ਜਿਹੜੇ पर्टिकुलर्स हैं वो आपके सामने। थाने, जयपुर ते रतलम। अब बंदा देखता है कि जयपुर वाला ਜਿਹੜਾ हाउस है उसके लिए 2021 के अप्रैल से दिसंबर तक की बात की गई है। तो आगे बात क्यों नहीं हुई, कोई नहीं, थोड़ी देर होल्ड करो, पता चल जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, ये सारी वैल्यूएशंस पर मंथ हैं। इनके बेस पे हमें ERV वगैरह आ सकती है निकालनी जब भी चाहिए हो। अदर डिटेल्स आर एज अंडर। जयपुर वाला हाउस उसने 1 जनवरी 22 को बेच दिया था 90 लाख में। तभी उसका जो डाटा है वो यहाँ तक की बोला गया, क्योंकि इस हाउस की ओनरशिप करंट ईयर में आपके 9 मंथ्स के लिए है। तो 15 लाख रुपए RCL में डाले थे, RECL में 54 EC की कोशिश करते हुए, बट कोशिश नाकामयाब रहेगी, टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। 1 जनवरी 10 अगस्त 6 महीने से बहुत ज़्यादा। गणेशा इज वर्किंग इन विंड डोर स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। तो थाने वाला हाउस जड़ा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इतनी सैलरी आई है वहां से। ये सैलरी इनकम है, सिंपल सैलरी है, सॉरी। तो इसको डिडक्शन देनी पड़ेगी स्टैंडर्ड वाली, ये ध्यान रखना। ही हैज नो अदर इनकम फ्रॉम एनी सोर्स। बाकी कहता है ही हैज गिवन द रतलम हाउस ऑन रेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 टू प्रताप ऑन ए मंथली रेंट ऑफ दिस मच। तो रतलम वाला घर किस रेट पे किराए पे दिया हो बताया हुआ। ही हैज गिवन ए जयपुर हाउस ऑन रेंट फॉर दिस टू दिस पीरियड, मतलब कि थोड़ी देर जयपुर वाला घर किराए पे भी रहा है। तो मिसेस मधुरा मथो ऑन ए मंथली रेंट ऑफ दिस। तो उसके बाद जी ये वेकेंट भी रहा है, और उसके बाद तो उसने बेच ही दिया। गणेशा वुड नॉट लाइक टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रेट्स। CII आ चुके हैं। बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट वुड बी द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द हाउस। नेट एनुअल वैल्यू, सर नेट एनुअल वैल्यू क्या होती थी? सर GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स। चलिए सबसे पहले हाउस नंबर 1 को पकड़ते हैं, वहां से काम शुरू करते हैं। पहला घर जी आपका है थाने वाला फ्लैट। थाने वाला जो फ्लैट है वो भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आपने यहाँ पढ़ लेना है, ये थाने फ्लैट यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ जब आप आगे आते हैं तो आपको दिख जाता है कि थाने वाला जड़ा घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर दूं, कई बार बच्चों को नहीं पता चल रहा होता। तो थाने वाला जड़ा फ्लैट है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो मैंने थाने वाले का तो फिर लिख दिया कि NAV नीली होगी, सेल्फ ऑक्यूपेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगला घर देखते हैं। अगला है जी जयपुर वाला हाउस। अब जो जयपुर वाला हाउस है उसमें आपका ओनरशिप 9 मंथ्स के लिए है। जयपुर वाले हाउस में ओनरशिप आपका 9 मंथ्स के लिए ही है। उसके बाद आपने उधर हिसाब किताब कर दिया। तो पहले तो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकाल लेते हैं, बट सर करना 9 मंथ्स के लिए ही। हाँ जी बिल्कुल। ये देखो, MRV FRV विच एवर इज हायर, MRV FRV विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर लोअर। तो सर 7,000 सेलेक्ट होएगा विच एवर इज लोअर में। ERV तो आ गई इसकी इतनी।
अब सर यहाँ पे हमें एक्चुअल रेंट की बात करनी होती है। एक्चुअल रेंट भी मैक्सिमम 9 महीने के लिए आ सकता है, पर उतनी देर के लिए भी आना चाहिए कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। सर देखो, इसके बारे में पता करो, जयपुर वाले घर के बारे में। सर ये अप्रैल से लेके जून तक मिसिस मधुरा को किराए पे दिया हुआ था, 7100 रुपीज पर मंथ पे। अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए किराए पे था। तो यहाँ से अगर आप हिसाब लगाते हैं तो 3 महीने के लिए 21,300 हो जाएगा। यस सर। अब वैकेंसी वाले में क्या देखते होते हैं कि एक्चुअल रेंट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो एक्चुअल रेंट ही जीएवी होता है। बट इफ द रीजन अदर देन एक्सपेंसी वैकेंसी, तो एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी मानते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे पहले भाई, आपका जड़ा ये एक्चुअल रेंट है, आपके पास जड़ा एक्चुअल रेंट आया है वो 3 महीने का आया। ये मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ। अगर मान लो वैकेंसी ना होती तो 71 × 9 करके ये एक्चुअल रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड से। बिल्कुल जी, क्योंकि एक्सपेक्टेड 7,000 है, ये 100 रुपये ज़्यादा है। तो अब आप क्या कह सकते हो, एक्चुअल रेंट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, देयरफॉर 3 मंथ्स का जो ये एक्चुअल रेंट है यही आपकी जीएवी बनेगा। ठीक, यस सर। नाउ यू विल गेट द डिडक्शन एज रिगार्ड द म्युनिसिपल टैक्सेस, क्योंकि जो हाउस है वो एक तरह से लेट आउट हाउस है, तो म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन यहाँ आप हकदार हैं। म्यूनिसिपल टैक्स जयपुर में आपने 8090 दिए हुए हैं, तो हम 8090 यहाँ माइनस कर लेंगे। तो 21,300 माइनस 8090, 13,210। ये जयपुर हाउस हो गया। जयपुर हाउस हो चुका। देखते हैं सर, अभी सारा बना लें फिर आंसर चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शन है। रतलम वाले हाउस पे चलते हैं। रतलम वाला घर जो है वो पूरा किराए पे ही है, पूरा साल। मंथली रेंट 8500 है। पहले यदि ईआरवी ले आते हैं, एमआरवी एफआरवी विच एवर इज हायर 75, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लो। तो स्टेप 1 पे जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वो तो 73 × 12 ही आएगा। 73 × 12, 876 सर, 87600। नाउ पुट द एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट जो है वो आप पढ़ो। एक्चुअल रेंट जो रतलम वाले घर का है वो आपके सामने है जी। मंथली रेंट 8500 रुपये पर मंथ है। तो 8500 इंटू 12 कर दूं, 85 × 12, ये आ गया जी 1,02,000। अब सेलेक्ट करेंगे विच एवरेज हायर, ये आ जाएगी जीएवी 1,02,000। इसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। अब म्यूनिसिपल टैक्स है जी रतलम हाउस के 6909, तो 6909 माइनस 6909, 95091। तो ये आंसर आए हैं जी हमारे। थाने नील, जयपुर 13210 और रतलम 95010। तो ये ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं कहाँ मिलती है हमें। थाने नील, सर ये पहले वाली ऑप्शन ही ठीक लग रही है, बाकी आप एक बार पीछे जाके चेक कर लो। यस सर। तो डन है सर, कुछ भी ज़्यादा नहीं था। बस केस सिनेरियोज में ये ध्यान रखना होता कि आप कहीं जो केस में लिखा उसके बजाय पूरा आंसर ही ना निकाल दें। एनएवी तक था, एनएवी कर दी। तो कहता व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेशा। अब कहानी घूमती है। अब वो कह रहा है बेटा आगे जाओ, गणेशा के हैंड में इनकम बताओ मेरे को कितनी है। चलो अब चलते हैं सर, पूरा प्रॉपर बनाते हैं। अब जैसे ये आपका पहले वाला जड़ा हाउस है थाने वाला, यदि तो एनएवी नील है। यहाँ अगर आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह पे किया है तो यू माइट गेट द डिडक्शन, पर पहले उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि सर ऐसा हुआ भी है। सर थाने वाले हाउस के बारे में बहुत पहले बताया था, एक बार रिवीजन कर लें। नो सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पीसीआई नहीं है, तो थाने की इनकम तो फाइनल है। अब जयपुर में चलते हैं। जयपुर की एनएवी पड़ी है अपने पास, उठा लेते हैं एनएवी को, 13,210। इसमें 24A ले लेते हैं। 13,210 पे लगा लो जी 24A, 3963। ठीक है सर। फिर सर 24B को आने दो। 24B लेके आएगा जी इंटरेस्ट,
लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट हुई हुई है जयपुर वाली। करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आप पढ़ लें। 12 लाख कुछ तो उसने दिए हैं जी प्रिंसिपल। 43,500 का इंटरेस्ट। लो जी सर, नेगेटिव इनकम डेफिनेटली यहाँ आने वाली है। ये बना लेते हैं 13 10 माइनस 30% माइनस 43,500। तो सर 34,253 इतनी नेगेटिव इनकम आपके जयपुर वाले हाउस की आ जाती है। जयपुर के बाद आता है रतलम। रतलम में जो एनएवी है वो है 95091। इस पे 24A क्लेम करना है। तो 95091 30% करके ये आ गया 28,527। बिल्कुल सही है सर। अब इस पे भी 24B क्लेम करना है। 24B सर ये भी लेट आउट है, तो खुले दिल से इंटरेस्ट की डिडक्शन लें। तो सर इसमें तो इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा पे किया है। 396,300। 396,300 तो काफ़ी नेगेटिव इनकम आने वाली है। -30% -396,300 ये आ गया जी 329,736। इतना नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव है, और साथ साथ आपको ये भी देखना कि यहाँ क्या स्टोरी बनी है। सर थ्री को चेक कर लें, 329 दिस ठीक है जी, प्लस वो वाला नेगेटिव। तो 34,253 ये भी नेगेटिव है, तो इसमें जोड़ दें 329,736। सर ये दोनों मिला के मेरा इतना लॉस आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। हाँ, जिसकी बाहर एडजस्टमेंट कितनी हो सकती है वो बात अलग होती है, बट अभी के लिए तो ये आपका लॉस आ गया जी हाउस प्रॉपर्टी का। 363,989 इज द आंसर मेरे वाला। हाँ जी, इतना लॉस आपके पास आ जाता। और आगे बढ़ते हैं। हाउ मच विल बी कैरी फॉरवर्ड एज अ लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इतना है, इसमें 2 लाख ही एडजस्ट करने देंगे आपको, बाकी कैरी कर लो। तो 2 लाख माइनस करके ये बचता 163,989 विल बी कैरी फॉरवर्ड। 163,989 विल बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, नॉर्मल सी बातें। उसके बाद जी और चीज़ें देखते हैं। जैसे भी अगला जो पार्ट है वो कहता है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ गणेशा। अब आपको फोकस ये बनाना है कि उसने एक घर बेचा था, बस आपको ढूंढना है जाके कौन सा बेचा था। ठीक है जी, तो उसमें आप पढ़ो, ये वाला हाउस उसने बेचा हुआ। एक मिनट एक मिनट, ये देखें, यहाँ नीचे पर्टिकुलर आएंगे यार, एक मिनट। ये देखो, ही सोल्ड दी जयपुर हाउस फॉर 90 लाख 1 जनवरी 22। चलो कैपिटल गेन पे चलते हैं। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 90 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस नील। नेट सेल कंसिडरेशन आ गई इतनी। 1 जनवरी 22 को बेचा उसने, जिस तरह अभी अभी आपने पढ़ा सारा। तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह चेक करने जाएंगे अभी हम, तो उसके लिए आप तैयार रहें। जयपुर वाला घर कब खरीदा था, वापस आ रहे हैं। परचेज हुआ वो 19 जुलाई में, 22 1 जनवरी में बेच रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें 24 महीने से तो ऊपर ही है, तो लॉन्ग टर्म केस है। 62 लाख की कॉस्ट है उस वक्त, फिर इम्प्रूवमेंट भी है। तो यहाँ हमने इंडेक्सिंग का सहारा लेना। इंडेक्स्ड COA 62 लाख इंटू 317 ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय जब आपने खरीदा 1920 का इंडेक्स लगा लो। 19 और 20 का क्या इंडेक्स दिया हुआ सर, 289। ये तो आपका आ गया COA। अब COI की भी इंडेक्सिंग होगी, उसके लिए पढ़ें इंटीरियर वर्क पे क्या खर्चा हुआ था। सर देखिए आपके सामने ही है, बताएगा वो। 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का इंटीरियर वर्क है, ये सितंबर 2020 में। तो 15 लाख इंटू 317, 2021 का इंडेक्स डिवाइड, 2021 के इंडेक्स से डिवाइड।
सर वो है 301, ये वैल्यूज है। अब इसे करते हैं 62 लाख इंटू 317 डिवाइड बाई 289, ये आ गया जी 6800,692। फिर है जी 15 लाख इंटू 317 डिवाइड बाई 301, 1579734। बाकी फिर 90 लाख में से सब हटाने हैं। तो जी हमारे पास यहाँ बच रहा है 619574 अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लियो जी चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या दिया हुआ यहाँ से भी। 619574 आया जी, बिल्कुल जी यही वाला आंसर हमारा लग रहा है। 619574 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, चार्जेबल टू टैक्स। देखिए जी अगर अब आपको लगता है कि यार वो आरईसी वाली एग्जाम्पशन नहीं लिया आपने, नहीं सर वो 6 महीने के अंदर बिल्कुल नहीं खरीदा गया, तो बिल्कुल भूल जाए उसे हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे आता है व्हाट वुड बी द जीटीआई ऑफ मिस्टर गणेशा फॉर द AY 22-23। कहते यार जीटीआई बता दो। देखो पहले तो आपकी सैलरी थी 22,50,350। इसमें स्टैंडर्ड एक्शन 50,000 की आपकी बनती है। फिर हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख तक का नुकसान है, वो सेट ऑफ करना भी बनता है। फिर अभी अभी जो हमारा ये कैपिटल गेन आया वो 619574 है, ये भी यहाँ आना बनता है। बाकी जी इनकी नेटिंग करनी भी बनती है। तो 22,50,350 माइनस 50,000 माइनस 2 लाख प्लस 619574, ये इनकम आती है 2619924। अब आंसर अगर यहाँ देखते हैं तो आंसर कुछ ऐसे दे रखे हैं। यार जीटीआई के बजाय अगर आप टोटल इनकम लिख देते तो मैं समझता कि टोटल इनकम को 288 लगा के मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ करना होता। अब जब मैं इसे मल्टीपल ऑफ 10 कर दूं तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर मेरा ये वाला आंसर आने लग जाएगा। देखते हैं, बस वही जिस तरह आपको बताइए कि थोड़े बहुत समझौते कई बार करने पड़ते हैं। अब जैसे पेपर में भी आ जाए तो भाई यहाँ जड़ी ग्रॉस टोटल इनकम है दे बाद कोई डिडक्शंस तो वैसे है नहीं है 80C से 80U वाली खास। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत आप कर सकते हो क्रिटिसाइज कि नहीं भाई देखो जी लाइक जीटीआई लिखा है तो हम डिडक्शन सोच ही क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम डिडक्शन सोचेंगे फिर तो प्रिंसिपल रीपेमेंट भी हुई है उसकी भी बात उठनी चाहिए। तो मैं तो जी आपके सामने रख रहा हूँ, अगर मेरी कोई कैलकुलेशन गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, मैं चेक कर लूंगा। अब ये वाले जो आंसर हैं उसमें हमारा इस आंसर के आसपास आता है, तो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि 4 तो वहां आ रहा है। चलिए जी, अगला जो एमसीक्यू लगाया गया वो जी पीजीबीपी बेस्ड है। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि काफ़ी ज़्यादा जी स्टोरी है वो डेप्रिसिएशन ये वो इसमें ले गए हैं, तो वहाँ आपकी गलतियाँ हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न शायद ये है, नहीं प्रिंटिंग पब्लिशिंग वाले हैं, तो प्रिंटिंग पब्लिशिंग वाले भी बेटा वो एलिजिबल होते हैं एडिशनल डेप्शन के लिए। लक्स एंटरप्राइज इज द प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ मिस्टर लूसीफर मॉर्निंग स्टार, ओह नाम ही बड़ा कैंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल इन महाराष्ट्र, engaged in the business of printing and publishing. Following particular pertain to the asset of the business. ऑफिस बिल्डिंग सुपरस्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज होल्ड लैंड, ठीक है चलेगा। बिल्डिंग के ओनर होने चाहिए आप, जमीन चाहे ना भी हो लीज की हो कोई चक्कर नहीं। डेट ऑफ परचेज, डेट पुट टू यूज, और इतना। इस पे सर डेप्शन क्लेम करते हुए थोड़ा ध्यान रखें कि हाफ डेप्शन मिल पाएगी, लेट पुट टू यूज है। BMW M4 कन्वर्टेबल कार, ओहो देखो किस दिन पे खरीदी हुई है, ये वो वाला दिन है जहाँ वो स्कीम आ गई थी कि भाई अगर आप खरीदते हैं और फिर आप हायर रेट डेप्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बारे में कई बार आप लोग भूले होते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि मैं आपको ये हायर रेट डेप्शन जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसके बारे में ले चलूँ एक बार स्टडी मैथ्स में। हाँ क्योंकि ना पता क्या है जे क्लैरिटी नहीं है तो फालतू में आंसर प्रूव करने के लिए वीडियो बनाने का भी कोई फायदा होता नहीं है। आओ जी बेटा जी, इस गाड़ी की कहानी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेप्शन का जो चैप्टर है आपका
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ गाड़ी की कहानी कैसे। 1 मिनट देंगे बस मुझे। लो जी पीजीबीपी का स्टडी मैट। देखिए जी ये सेक्शन 32 का जो अनेक्चर है, जहाँ रेट लिखे हुए हैं वहां हमें जाना। ये तो रेप्लिकेट पे आ गया भाई। चल 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 पीछे चल। और पीछे जी 43(1) आ गया। बस इसके आसपास ही होगा। ये देखो सर, गाड़ियों का ना यहाँ आपको एक रेट दिखेगा हाई रेट वाला, वो लगाना है हमें इस पे। ये देखो, अगर कहता है मोटर कार बसेस लॉरीज टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस और रनिंग देम ऑन हायर, और इस पीरियड में आपने खरीदी 28/3 23/8/2019 से लेके 31 मार्च 2020, 45%। और अगर भाई इसी में आपका रनिंग देन और हायर नहीं है तो 30%। मतलब ये एक स्पेशल पीरियड है जिसके अंदर थोड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिवाइव करने के लिए पंप दिया गया था। 30% ऑप्शन कर दी गई है। अदरवाइज तो नॉर्मली मोटर कार्स में आपको 15% मिलता है। बोलो याद है। और ये देख सकते हैं आप अच्छे से कि ये इन्होंने वो वाला ब्लॉक बनाया है कि लाइक रनिंग देम ऑन हायर। अगर आपने इस पीरियड में खरीदी तो 45%, अगर इस पीरियड में नहीं खरीदी तो रनिंग देम ऑन हायर पे 30। अब नॉर्मल गाड़ी जो रनिंग देम ऑन हायर में नहीं भी है, अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस और रनिंग देम ऑन हायर, अगर इस पर्टिकुलर पीरियड में खरीदी और यहां से पहले पुट टू यूज कर दी तो 30% ऑप्शन है बेटा। वैसे नॉर्मली गाड़ी पे कितनी होती है? 15%। चलो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली वही डेट है और पुट टू यूज भी हो गया हुआ है। तो BMW M4 कन्वर्टेबल कार बम गड्डी है, ध्यान रखियो। डेप्रिसिएशन भी ध्यान रखना। मशीनरी यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग प्रोसेस, ये वाली मशीनें भी बेटा जी कन्वर्ट एडिशनल डेप्शन के लिए एलिजिबल होती हैं। करंट ईयर में पुट टू यूज करंट ईयर में थोड़ा कम हो रहा है, तो ध्यान रखना जब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे। और कहानी कहता है जो कार है वो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हुई है। ओहो, डिसअलाउंस कहता है उसके लिए आप 20% लेके चले, मतलब 80% ऑप्शन ही अलाउ होगी। रिटर्न डाउन वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक की इतनी है शुरू में। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अज्यूमिंग सारे जड़े एसेट है उनके लिए पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। कहता 15% ब्लॉक पे कितनी डेप्शन आपको मिल जाएगी ये बता दें। कराओ ब्लॉक बना लेते हैं। ओपनिंग WDV 15% ब्लॉक। सर 15% ब्लॉक की जो ओपनिंग WDV है वो 1,45,00,000 है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद 15% ब्लॉक में क्या एडिशंस होते हैं पूरे साल में बात करते हैं। सर देखो, मशीनरी यूज्ड इन दी प्रिंटिंग प्रोसेस आ गई है आपके पास, क्योंकि जनरल कैटेगरी की प्लांट मशीन ही मानी जाएगी। 912,500 बिल्कुल ओके जी। अब इसके बाद जब आप डेप्शन क्लेम करोगे, पहले नॉर्मल डेप्शन की बात करते हैं। और तो कुछ नहीं आया ना इस ब्लॉक में? नहीं नहीं सर, BMW वो तो कार है और उधर डेप्शन रेट भी लग गई है। देन 21-22 में लेट एंट्री है, ध्यान रखना इस ब्लॉक में एंटर लेट हुआ है, 180 डेज पूरे नहीं कर पाओगे 15 अक्टूबर से। तो अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन जड़ी होगी वो मिलेगी ऐसे 15% हाफ ईयर, बाकी जो ओपनिंग वैल्यू है उस पर 15% फुल ईयर। तो 912,500 इसका 15% हाफ, ये आ गया जी इतना 68,437.5। फिर 145 लाख पे 15%, ये आ गया जी इतना। देन टॉक अबाउट द एडिशनल डेप्शन। एडिशनल डेप्शन 145 लाख, सॉरी 145 नहीं सर, जो नया खरीदा उसकी बात करो। नया सर ये खरीदा 912,500, इसका 20% हाफ ईयर, ये आ जाएगा 91250। इसको जोड़ो,
68437.5 2175000 91250। सर दिस इज मतलब ये सारा जो डेप्शन है वो मिला के बनता है 2334687.5। उसको 88 भी कर सकते हैं आप, चेक कर लें। तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी। तो एक बार यहाँ चेक कर लें, 2334688 2334688 ये चेक करें। तो 10.1 का ये आंसर आपके पास आ जाना चाहिए। आ गया जी सर। और आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द WDV ऑफ प्लांट मशीनरी 15% ब्लॉक। मतलब कि अगले साल की ओपनिंग WDV कैसे आती है सर? ये इनमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 145 लाख प्लस 912500, यस, माइनस 2334688, ये आ गया जी 130778112, 130778112। तो 10.2 चेक कर लें। बिल्कुल जी, ये भी चीज़ आ चुकी है। अब कहते हैं व्हाट वुड बी द WDV ऑफिस बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए लीज होल्ड ऑन 1/4/22। मतलब ओपनिंग WDV पूछ रहा है अगले साल की। यार ये देखो, ये पुट टू यूज काफ़ी लेट है, तो इस पे आपको डेप्शन लगानी है 10% बट फॉर हाफ ईयर। ये माइनस करते ही आ जाएगा। तो 185 लाख में से एक तरह से 5% डेप्शन माइनस कर दें, 185 लाख माइनस 5%, तो 175,75,000 आ जाएगा। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये चीज़ आ जाएगी, चेक कर लो जी, बिल्कुल डन है। फिर उसके बाद पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्शन अलाउबल ऑन BMW M4 कन्वर्टेबल कार फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। सर इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कहानी बड़ी उलझी हुई है। सर एक गाड़ी की एंट्री होती है हमारे पास 19-20 में, उस वक्त एंट्री होती है जब वो स्कीम आई हुई थी हायर डेप्शन की। तो 19-20 से शुरू करते हैं। 9480 की ये गाड़ी आती है, पुट टू यूज यहाँ हो जाती है। तो यहाँ पे 9480 रनिंग देन ऑन हायर तो है नहीं, प्रिंटिंग बिजनेस है। 30% डेप्शन की पूरी पूरी कंडीशनें पूरी हो रही थी, पर डेप्शन 30% मिल नहीं पानी, क्योंकि आप देखो गाड़ी में कुछ पर्सनल यूज भी है, तो उसके लिए 20% डेप्शन डिसअलाउ होगी। मतलब अब 30% डेप्शन मिलनी चाहिए, पर जितनी डेप्शन बनती है उसमें से 20% डिसअलाउ होगी। तो मैं इसके साथ 80% कर रहा हूँ कि जितनी डेप्शन बनती है उसमें 20 डिसअलाउ होगी, तो कितनी मिलेगी? 80%। तो 9480 इंटू 30% इंटू 80%, ये इसकी पहली डेप्रिसिएशन आई 2275200। अब 9480 में से इसे हटा लें, ये यदि वैल्यू आ गई, किस दिन की वैल्यू आई सर ये? सर अभी लिखते हैं, पहले वैल्यू देख लूँ मैं यहाँ से। ये वैल्यू आई सर इस दिन की 1420 की। अब इसमें 2021 की डेप्शन लेस कर लो, वो भी ऐसी है, दिस थिंग 72,04800 इंटू 30%। यस, ये 30% के लिए एलिजिबल रहेगी लाइफ टाइम। इसका गया 24%, लाइक ये आ गया, ये डेप्शन आया इतना 1729152। अब इसमें ये चीज जोड़ देते हैं, ये आ गया जी इतना 5475648। अब ये वैल्यू आ गई है 1421 की। अब आप उससे पूछ लो भाई तू चाहता क्या है, क्या करना क्या है? सर वो पूछता है कि 21-22 की डेप्शन बता दो। तो 21-22 की डेप्शन इसी पे लग सकती है भाई, इस पे हमने डेप्शन लगा दी। तो डेप्रिसिएशन आ रही है 1314155, 0.52 है, तो इसको आप 6 भी कर सकते हैं। चलिए सर चेक कीजिए, 1314156 ये। अब उसमें अगर वो पर्सनल वाली डेप्रिसिएशन का आपको हिसाब किताब नहीं करना आता कि पर्सनल वाली डिसअलाउ हो जाएगी, तो भाई आपका हिसाब किताब हिल जाएगा।
क्योंकि आप 30% डेप्शन लगाते जाओगे कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो बी केयरफुल बेटा जी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कितनी महंगी पड़ती हैं आपने अक्सर देखा है। चलिए सर, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। 11वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। मिस्टर एक सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चित्तौड़, आंध्र प्रदेश ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 2021, 21, 22 हमारा ईयर है, एक साल हुआ। अब होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एडिशनल डेप्शन के पंगे बहुत होंगे, ध्यान रखना। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 21-22 एक्स परचेज द फॉलोइंग एसेट्स। ये ध्यान रखना कि कब कब परचेज हो रहा है। ये तो 2021 में ही हो रहा है, जैसे हम ऐसे फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ये भी वहीं लग रहा है, सर ये भी फर्स्ट ईयर में आया लग रहा है। ये जो 21 मई 21 है, ये आपका सेकेंड ईयर है जहाँ ये परचेज हो रहा है। बस जो भी पिछले साल में परचेज हुए हैं, खास तौर पे ये जो थोड़ा एंड की तरफ है, इन पे थोड़ा ध्यान रखना। पिछले साल हाफ डेप्शन मिली होगी। He paid a professional fee of 35,000 each to Mr. A, Mr. B and C on 10 September, credited in books of account on the same day to discuss some legal matters. 194J में TDS काटना पड़ेगा बेटा। Net profit computed in accordance with the Chapter 4D Computation of Business is for the previous year is 1.2 करोड़। तो इतना इनका नेट प्रॉफिट है। देन उसके बाद कहता है मिस्टर एक्स हैज 2000 इक्विटी शेयर ऑफ MNO प्राइवेट लिमिटेड। 21 अक्टूबर 2021 को शेयर बायबैक हो गए 50% शेयर होल्डर से, इतने में, विच वर इशूड फॉर दिस मच। अरे तो बायबैक पे जो कंपनियों ने टैक्स देना होता है उस तरफ जाएगा क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाई allowable as deduction while computing the PGBP for the year 21-22। सिर्फ इसी पे फोकस रखेंगे। अब वाई मशीन को ढूंढते हैं चल के। सर वाई मशीन यहाँ है, पहले ही बता था इसी को पूछेगा तू। तो मैं पहले जाता हूँ जी प्रीवियस ईयर 2021 में, जिस साल ये मशीन आती है, वहाँ यदि एक्चुअल कॉस्ट लिखते हैं हम। एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख है। हाँ जी, मशीन वाई 5 लाख की है। 14 जनवरी 21 को खरीदी है। जनरल कैटेगरी मशीन मानी जाएगी। मैन्युफैक्चरर है तो 15% हाफ नॉर्मल डेप्शन, 20% हाफ एडिशनल डेप्शन। तो भाई ये आपके हो गए जी 37,500 रुपये। ये सर आपके हो गए जी 50,000 रुपये। ये चीज़ें आपकी हो गई 5 लाख माइनस ये 4,12,500 हो गए सर। बिल्कुल सर, 4,12,500। अब आ जाइए प्रीवियस ईयर 21-22 पे। देखो नॉर्मल डेप्शन फुल ईयर के लिए 4,12,500 पे 15% विच इज 61,875 एंड रिमेनिंग एडिशनल डेप्शन आपको लेनी है 5 लाख का 20% हाफ, ये 50,000। तो इन दोनों को जोड़ लें, 61,875 प्लस 50,000, 1,111,875 की डेप्शन बन जाएगी। 1,111,875 देख लीजिए, चेक कर लीजिए सर। मशीन वाई की ये डेप्शन दी हुई है, आंसर भी एक बार चेक कर लीजिए, तसल्ली थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उससे। हाँ जी सर, तो यहाँ मैं आपको आंसर चेक करा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया हूँ। 1,11875 बी पार्ट का आंसर ये रहा। चलो सर और आगे बढ़ो। What shall be the amount of deduction for the previous year 21-22 allowable as deduction while computing the PGBP? कहता बेटा अब एक मशीन की बताई है, सारी बता देते तो बड़ा अच्छा होता। नालायक पार्टियां इकट्ठे पूछ लेता है यार। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, गुस्से ना कर लेते हैं, अब कोई बात नहीं, काम है हमारा। अब ये जिस तरह मशीन एक्स है, ये वाला, इसके ऊपर पिछले साल की नॉर्मल डेप्शन भी पहले लेस करें, फिर एडिशनल डेप्शन भी लेस करें पिछले साल की, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर करंट ईयर में नॉर्मल डेप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ मैं जरा करता हूँ जी ये चीज़। 1,47530 माइनस 15%, क्योंकि फुल ईयर लग जाएगा इस पे। तो फिर 20% एडिशनल डेप्शन, इसका 20% करते हैं
295068। इसकी जो ओपनिंग WDV आ रही है ना आपकी इस साल की 958971 आ रही है। इस पे आपको नॉर्मल डेप्शन मिलनी है खाली 15%। 15% नॉर्मल डेप्शन आ जाती है 143846। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब जो ऑफिस फर्नीचर है उस पर 10% पहले लेस हुआ होगा, कि ऑफिस फर्नीचर का तो 10% ही रेट होता है, एडिशनल तो कोई मिलती नहीं होती। तो इसकी डेप्शन की भी बात कर देते हैं। 765400 माइनस 10%, ये ले भाई 10% माइनस, फिर इंटू 10% करंट ईयर की डेप्शन। अब भाई इसकी जो डेप्रिसिएशन आती है वो, सर देखो ना, ये थोड़ा ऐसे संभाल के रख लो कि ये इसकी थी डेप्शन। अब ऑफिस फर्नीचर की इस बार की डेप्शन आई है 68886। मशीन वाई पहले हो चुकी है। अब आ गई जी जेड मशीन। जेड मशीन सौखी है जी, और ये पिछले साल का पंगा उसमें भी है। 15% लेस होएगा, 120, 160 और लेस होगा एडिशनल का भी, तो एक तरह से 35% लेस हो गया। अब भाई ये जो वैल्यू बची होगी इसके ऊपर जी आप अपना ये तो खैर सॉरी यार, मशीन जेड दोबारा देखते हैं। ये करंट ईयर की परचेज है, करंट ईयर की परचेज है भाई 21-22 की। तो नॉर्मल डेप्शन आ गई 120, एडिशनल आ जाएगी 160। अब सर जोड़ने वाले बनो इन सबको। पहले तो यहाँ जो 111875 मशीन वाई, पाई पाई का हिसाब करते जाओ। फिर सर ये मशीन एक्स की 143846, ठीक है, वाई हो चुका। फिर जी फर्नीचर 68886, ठीक है। फिर उसके बाद जी ये मशीन जेड 2,80,000। सर 604607 ऐसा कुछ बना, एक बार हम इसे कंफर्म करते हैं। 604607 चेक करते हैं, बिल्कुल जी। अगेन यार कंसंट्रेशन की गेम है सारी, मतलब मान लो आपको अब कहानी कोई और ही चल रही है आपकी, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, फिर गया। अब कहता मिस्टर एक्स वांट टू नो फ्रॉम यू वेदर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन प्रोफेशनल फी जो इनको दी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये 30,000 से ऊपर ही फीस दी आपने, तब पे आपको टीडीएस तो काटना पड़ेगा। 10% टीडीएस रेट होता है इधर, तो उस हिसाब से आंसर लगा हुआ ये वाला। 1,05,000 के ऊपर 10%, 10,500 टीडीएस काटना होगा। अब आता है सर धमाकेदार पॉइंट। व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय MNO प्राइवेट लिमिटेड ऑन बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स। सर इसके लिए मैं रिलेटेड लॉ भी यहाँ पे सेव कर रखा, क्योंकि ये थोड़ा कम ही पड़ा होता है तो बच्चों को इतना पता नहीं होता, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये ना 115 QA एक सेक्शन है, जो सेक्शन जो कंपनी बायबैक करती है शेयर्स का, उस कंपनी को कहता है कि बेटा अब टैक्स तुम ही दे दो इस पे, बायबैक पे। ये है कहानी, ध्यान से समझना यार। तो इस सेक्शन को पहले पढ़ लेते हैं, पहले तो पूरा वो कहानी को नहीं दी हुई है। अब कहता है बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी आर लायबल टू पे एडिशनल इनकम टैक्स on amount of distributed income on the buyback of share from shareholder. Tax on distributed income, that is buyback, is payable by company even if such company is not liable to pay income tax. मतलब अगर इनकम टैक्स आप में मान लो आपकी कैजी कंपनी जिदी इनकम एग्जाम्प्ट है, या आप एक ऐसी कंपनी हो जिदा करंट ईयर में लॉस या टैक्स नहीं बन रहा, तब भी अगर आपने बायबैक किया है तो 115 QA का बायबैक वाला टैक्स तो देना पड़ेगा। कहता कंपनीज लायबल, रेट देख लें, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगी। लायबल टू पे टैक्सेस 20% प्लस सरचार्ज 12 प्लस एप्लीकेबल सेस, तो 20 प्लस 12% प्लस 4%, सो 23.296 रेट बैठता। कितने दिनों में पे करना है ये वो सारा बताया हुआ। तो अब आपको ये भी देखना है कि भाई कितने अमाउंट पे करना है। सर अमाउंट तो बेसिकली होता है कि जो डिफरेंस होता है, मतलब कि जितना आपने बायबैक पे उन्हें पे किया और जितना आपके पास पहले आया था, दोनों का जो डिफरेंस होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ सर कैसे। रेट वगैरह आपको दिखा दिया वहां से, अमाउंट की बात करते हैं।
एक्स के पास 2000 शेयर थे एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड के। 21 अक्टूबर 2021 को एमएनओ ने बायबैक किए 50% शेयर फ्रॉम इट शेयर होल्डर फॉर 13,50,000 रुपए। 13,50,000 इस कंपनी ने खर्चे। शेयर्स वर इशूड फॉर 570, जिसमें प्रीमियम भी था। जो ये 115 क्यूए का टैक्स देना ना, वो इस डिफरेंस पे देना, इस डिफरेंस पे 13,50,000 माइनस 570, ये डिफरेंस है 780 का। इसके ऊपर ये टैक्स देना आपने, जिसके लिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ एमएनओ कितना टैक्स देगा। तो इस पे रेट अभी अभी हमने बनाया था, यहाँ पे 23.296 रेट है। तो 7,80,000 पे 23.296% लगा दिया। इससे सर हमारे पास आ रहा है 181,708.8। इसको 10 कर देंगे तो 181,710 टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये है कहानी। मतलब जब एक कंपनी बायबैक करती है तो नॉर्मली जितना इशू प्राइस होता है उससे ज़्यादा पैसे वो देती हो। जैसे 10 साल पहले शेयर इशू हुआ 300 पे, आज बायबैक हो रहा है 480 पे। तो 480 माइनस 300 कर लो, जो ये डिफरेंस है उस पे 115 क्यूए वाला टैक्स कंपनी के द्वारा पेबल होता है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर ये हुआ होता है। बट अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन के तौर पे है तो किया क्या जा सकता है, करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एबीसी एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेल ऑफ फुटवेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर ए बी एंड सी। A and B are the working partners. A and B are the working partners. C is a sleeping partner. ध्यान रखना रेमुनेशन और के वक्त। Firm is liable to tax audit under this section. It has a book profit of this much. 11,50,000 रुपए का इनका बुक प्रॉफिट है। Following payment were made to the partner as authorized by the deed. कहता है ये पेमेंट्स पार्टनर्स को की गई हैं एज ऑथराइज्ड बाय द डीड। ए और बी को दिया गया 32,000 रुपए पर मंथ। रेमुनेशन सी को की है 10,000। सर ये सी स्लीपिंग पार्टनर है, ये अलाउ नहीं होगा। आईओसी इतना इतना, आईओसी इतना इतना, आईओसी अलाउ हो सकता है बट रेट 12% ही होता है। द फर्म हैज द फॉलोइंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फॉर द पास्ट ईयर। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, अनअब्सॉर्ब्ड एप्शन, लॉन्ग टर्म दिस। अब कहते हैं ये बता अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउबल एज डिडक्शन कितना होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, जितने भी इंटरेस्ट दिए हुए हैं उनका 12% के अकॉर्डिंग अमाउंट निकाल लेना। इवन स्लीपिंग पार्टनर को भी अगर इंटरेस्ट दिया गया है वो अलाउड होता है। तो ए का भी इतना, बी का भी इतना अलाउ हो जाएगा। सी के केस में ये करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 17 × 12। डीड कहती है इंटरेस्ट दे सकते हैं, यस सर कहती है 12% से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये अगर आप कंप्यूट करते हैं तो ए का आएगा इतना, इतना ही बी का आ जाएगा, और जो सी है उसका आएगा इतना। तो इन सबको जब जोड़ दिया जाएगा तो 30,210 बनेगा। 30,210 इतना इंटरेस्ट आपका अलाउ हो जाएगा। ये देखिए जी पहला आंसर। और कहानी सर, सर और पूछा अमाउंट और रेमुनेशन नॉट अलाउबल एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म व्हाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी। कहता कितनी रेमुनेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर देखो ए और बी को जो रेमुनेशन दी गई है वो डिडक्शन मिल सकती है, बट सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 40 स्मॉल बी, जो बुक प्रॉफिट बेस्ड होती हैं। इनका बुक प्रॉफिट है 11,50,000 रुपये। एक्शन सिंपल सा है, 3 लाख पे ऑप्शन देता है 1.5 लाख और 90% विच एवर इज हायर। तो 90% के अकॉर्डिंग 270 तो यहाँ से आ जाएगा, और फिर जो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट है वो 850 है। इसका 60% हो गया 510, टोटल हो गया 780। और जो रेमुनेशन आपने पे की है 32,000 रुपये पर मंथ टू ईच पार्टनर, तो इंटू 12 हो गया 384। 384 इंटू 2 768। ये तो विद इन द लिमिट है, इससे ज़्यादा लिमिट मेरे पास है तो ये तो मैं अलाउ कर दूंगा। पर भाई जो 10,000 रुपये आपने सी को दिए हैं, चाहे आपकी डीड कहती हो, मैं डिसअलाउ नहीं करूंगा क्योंकि सी वर्किंग पार्टनर, मैं अलाउ नहीं करूंगा, सॉरी मैं अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि सी वर्किंग पार्टनर नहीं है।
तो बेटा ये 120 डिसअलाउ करते हैं, बस सिंपल सी बात है, एक बार कंफर्मेशन मिल जाती, बिल्कुल मिल गई जी। सर आगे क्या कहता है? सर आगे कहता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ, हाँ जी, तो इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर मिस्टर ए एंड सी असेसमेंट ईयर 22-23। देखो ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ए और सी ਜਿਹੜੇ हैं वो तो इंडिविजुअल्स हैं, पर ये है एक जी फर्म के पार्टनर जिदा होना है टैक्स ऑडिट। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट पे ले चलता हूँ आपको। ये देखो ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर, वेयर दी एसएससीज अदर देन एसएससी रेफर्ड इन टू बिलो इज अ कंपनी। टू टू तो छोड़ो जी, टू तो वो 3 नवंबर वालों की बात करता है। अब 31 अक्टूबर किन की होती है सुनो, कंपनी की। पर्सन अदर देन कंपनी जिदा ऑडिट होना हो, फिर पार्टनर ऑफ फर्म जिदे अकाउंट्स ऑडिट होने हो, उन पार्टनर्स की भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाती है। इस वजह से आप चेक करेंगे कि डेट जड़ी है 31 अक्टूबर दी होगी, चाहे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, 31 अक्टूबर डेट हो जानी है। अब कहता है व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी और इन द हैंड्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर दिस असेसमेंट ईयर। तो यहाँ भाई बहुत ध्यान से 1150 का बुक प्रॉफिट है, उस पर अपन ने अलाउबल रेमुनेशन माइनस कर ली 768। बिल्कुल ठीक किया सर ये तो आपने। और सर क्या क्या करोगे इसमें? सर देखो, अब आपके पास यहाँ लॉसेस पड़े हुए हैं पुराने, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि पीजीबीपी की इनकम निकाल के दो जी, इस हेड की इनकम बताओ कितनी है। तो पुराने लॉसेस जड़े कैरी फॉरवर्ड हुए हैं वो सारे आप माइनस कर लो। 26,000, एक मिनट यार, यहाँ जो पहले 26,000, 78,000, फिर एक और भी था, पता नहीं कितना था वो, 105,670, 105,670 करते हैं जी पता। 11,50,000 -768 -26,000 -78 माइनस दिस। यार कुछ ऐड हो गया लगता है, 1150 -768 -26,000 -78 -105,670। सर ये बचा 172,330। अब मुझे पता है कि आपको इसमें एक डाउट आ सकता है, आपको लग सकता है सर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्शन नहीं आपने माइनस की। सर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्शन ऑलरेडी माइनस हुई होगी बुक प्रॉफिट निकालते वक्त, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 के अंदर ही आ जाती है, और 30 से लेके 37 तक की सारी डिडक्शनें हम देते ही हैं जब बुक प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बुक प्रॉफिट की कंपुटेशन में अनअब्जॉर्ब्ड डेप्शन लेस हो रखी है। अगला वैसे अगर कहानी देखें ना, अगला जड़ा क्वेश्चन हो काफ़ी ठीक सही है, मतलब नॉर्मली आप लोग कर सकते हो उसको मैनेज, ज़्यादा दिक्कत उसमें है नहीं है। लो बट फिर भी अब सीरीज इस तरीके से बनाई जा रही है कि चलो जी सारा ही कर लेते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए। तो लो अभी इसको भी देख लें। मिस्टर सार्थक, एज 37 ईयर, अ शेयर ब्रोकर है बंदा, सोल्ड अ बिल्डिंग टू हिज फ्रेंड अन्य अनाय पता नहीं जो भी है, हु इज अ डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट फॉर 120 लाख ऑन 10/11/21, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन काफ़ी ज़्यादा। और दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट कहता है इस दिन हुआ, उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये थी। अब सार्थक जो सेलर है उसे डाउन पेमेंट मिली थी 15 लाख, क्रॉस चेक नहीं चलेगा भाई, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यही रेलिवेंट है, था मतलब। सार्थक परचेज अ बिल्डिंग फॉर दिस मच, इसने इतने में खरीदा था। सार्थक ऑल्सो सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अ विलेज, रूरल वाली, 60 लाख टू विवेक, जो इसने इतने में खरीदी थी। छड्डो जी, वो तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगी। बेस्ड ऑन द फैक्ट सर्कमस्टांसेस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इज देयर इज एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन कंसिडरेशन पेड और पेबल फॉर ट्रांसफर। देखो जो ये बिल्डिंग है वो तो कैपिटल एसेट है, उसके लिए तो टीडीएस लगेगा 194 IA वाला, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग का बायर है उसके वाला ऑप्शन मेरे को ठीक लग रहा अभी तक तो। ले आओ जी आप देखें बाकी इंस्टीट्यूट क्या कहता है। यस मिस्टर अनाई इज टू रिक्वायर्ड टू डक्ट द टैक्स। और जो वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल वाली है वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो उसके कंटेक्स्ट में टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ये ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू सार्थक इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग। सर पहले बिल्डिंग में 50 सी आप ठीक तरह से लगा लें, 120 लाख है,
ਉਹਦਾ 110% करते हैं, फिर 150 लाख को सामने रखें। 150 लाख अभी भी ज़्यादा है, तो सिलेक्ट तो 150 लाख ही होगा एफबीसी में। फिर कॉस्ट कूस्ट की इंडेक्सिंग करनी है आपने। 95 लाख का खरीदा, 317 मल्टीप्लाई 280 डिवाइड, तो ये सारा कर के ना 10755 357 आ जाता। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा आपका, करके देखना जरूर, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, तो इसमें मैं वर्ड टू वर्ड नहीं करा रहा। अब इसने पूछा व्हाट मिस्टर सार्थक हैज अदर इनकम एक्सीडिंग द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है, तो बाकी इनकम जितनी है कि एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर ही है, मतलब यू हैव नो अनयूटिलाइज एग्जाम्पशन लिमिट जो इस एलटीसीजी के अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे। कहता बताओ टैक्स कितना पे करना है, सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस की परवाह ना करो, बस फिर इधर 20% कर दो, इसका 20% करके ही आ जाएगा, सिंपल। हेल्थ एजुकेशन सेस इग्नोर करने के लिए कहा गया। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ अनाय इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर बिल्डिंग। सर 56(2)(10) की बातें हो रही हैं। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में खरीदी है चीज़, डिफरेंस 10% और वो जो आपका 50,000 होता है उससे ज़्यादा, 30 लाख का डिफरेंस इनकम बन जाएगा इसकी। 30 लाख रुपए इनकम बना दो, ऑप्शन चेक कर लो, बिल्कुल जी। तो जी ये केसेस आप करो तैयार, फिर अगले केसेस अगली वीडियोस में आते हैं। ओके जी बेटा।